नमस्कार। दिल्ली न्यूज 24x7.com के खास कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के हालात की, वहाँ लोगों में पैदा हुए गम और गुस्से की। हमारे साथ स्टूडियो में है जनादेश के चीफ एडिटर आशु सक्सेना। तो आशु सक्सेना जी से जानेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो हालात बन रहे हैं उसका खामियाजा वहां के लोगों को किस तरह भुगतना पड़ रहा है। खासकर धारा 370 के हटाए जाने के बाद जिस खुशहाली की बात की गई थी वो खुशहाली आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नोटबंदी के बाद जिस आतंकवाद, काले धन और जाली नोट की बात की गई थी, उसके खात्मे की बात की गई थी, वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो आइए समझते हैं आशु सक्सेना जी से कि आखिर जम्मू कश्मीर के हालात इतने क्यों बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी आशु जी बताइए। जी, जम्मू कश्मीर के हालात तो 90 के दशक से ही काफ़ी ख़राब थे और मतलब यूँ तो 47 से ही वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहा, कुछ विवाद रहे। लेकिन इन पिछले दिनों में जिन्हें आप नोटबंदी से आपकी शुरुआत कर रहे हैं, तो नोटबंदी में कहा गया था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नोटबंदी से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता कि आतंकवाद में कोई फ़र्क आया है। थोड़ा बहुत नीचे वो दिखाई दे रहा हो कभी, लेकिन फिर बढ़ जाता है। लेकिन आतंकवाद लगातार रहा। जैसे कि नोटबंदी के बाद सबसे बड़ी घटना जो घटी थी वो पुलवामा घटी थी, अगर आपको याद हो। 2019 में, 2016 में नोटबंदी हुई और 2019 में पुलवामा की घटना घटी। तो इतना बड़ा आतंकवाद की घटना नोटबंदी के बाद हुई थी और आज तक आतंकवाद पे कोई काबू पा लिया है सरकार ने, ऐसा दिखाई नहीं देता। अभी पिछले दिनों ही सेना के जवान 5 मारे गए हैं आतंकवादी गतिविधि में। और खासकर पिछले दिनों जो टारगेट किलिंग शुरू हुई है वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है और सरकार दावा कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई भी शांति या कोई फर्क आया है माहौल में। विपक्ष आज कह रही है कि मोदी सरकार ने नए कश्मीर का वादा किया था, कहा था कि धारा 370 हट जाएगी तो एक नया कश्मीर बनेगा, लेकिन आज नया कश्मीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। खासकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है धारा 370 के बाद, उसके बाद टारगेट किलिंग्स तो तत्काल हो ही रही थी। अब सैनिक पर हमले हो रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं और एक एसएसपी को नमाज पढ़ते वक्त गोली मार दी गई। तो क्या लगता है, हालात और बिगड़ गए हैं या हालात के सुधरने के कोई संकेत आप देख पा रहे हैं? बिगड़ गए हैं तो तब कहा जाएगा जब कभी सुधार हुआ हो, है ना। तो क्योंकि वहाँ के अंदर अभी कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको किसी भी जगह पे ख़त्म करने के लिए वहाँ के अवाम को संग लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आपको मैं याद दिलाऊँ, पंजाब में जब खालिस्तानी मूवमेंट था तो कोशिश ये रही सरकार की कि वहाँ का जो पंजाबी है, पंजाब का जो आम लोग हैं, उनको उन्होंने जोड़ना शुरू किया। और आज स्थिति ये है कि जम्मू कश्मीर का जो आम नागरिक है ना, वो शायद नहीं जुड़ा हुआ है। अदरवाइज आज की जो स्थिति है उससे आप, है ना। और आप उनको ही देख लीजिए, क्या कहते हैं, कश्मीरी पंडित वहाँ पे आंदोलन चला रहे हैं कि हमको वहाँ पर रहना नहीं, हमको तो आप जम्मू ट्रांसफ़र करिए। कोई कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडित नौकरी करने को तैयार नहीं है। तो ये सब हालात क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज क्या है कि कोई वहाँ पे हालात सुधरे नहीं है। आप लगातार देखिए कि कोई भी अंतराल हो सकता है कि 15 दिन बाद कोई, लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं ना, घुसपैठ खत्म हुई है, अभी तक घुसपैठ हो रही है। बाकी सरकार के ही आंकड़े बताते हैं घुसपैठ हो रही है। तो आपने कहाँ फर्क पड़ा है पंजाब, वहाँ पे 370 हटने थे या 300 लगने थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। नोटबंदी के बाद कौन सा फर्क पड़ गया? देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर आशु जी तीन बड़े डेट हैं जिसको हमें याद करना चाहिए। एक डेट है 8 नवंबर 2016, जब नोटबंदी का ऐलान मोदी जी ने किया और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और काला धन और जाली नोट, इन सब पे लगाम लग जाएगी। एक डेट है 5 अगस्त 2019, जब धारा 370 हटाई गई
और तब मोदी सरकार ने कहा कि इससे कश्मीर में खुशहाली आ जाएगी, आवाम को बड़ा फ़ायदा होगा, वहाँ तरक्की होगी, उद्योग लग जाएंगे और तरह तरह की विकास की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और एक तरह से केंद्र सरकार ने उसको गोद ले लिया ऐसा करके। एक जो तीसरी तारीख है वो है आपको 11 दिसंबर 2023, जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को हटाने को लेकर कहा कि चलिए धारा 370 को तो हटना ही था, तात्कालिक प्रोविजन था, वो हटा दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये जो तीनों प्रोविजंस हुए किए गए और ये जो 3 डेट की 3 घटनाएं हैं वो किस तरह से जम्मू कश्मीर में परिवर्तन लाएगी या उसका क्या असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा? ये तो सब भविष्य बताएगा कि क्या क्या असर दिख रहा है, लेकिन तत्काल जो असर दिख रहा है 11 दिसंबर के बाद वो ये है कि वहाँ पे सेना के 5 जवान मारे गए हैं। टारगेट किलिंग के नाम पर एक एक्स आईपीएस अधिकारी का मर्डर हुआ है और वो जो 3 नागरिक भी मारे गए हैं जो इसमें आरोप लग रहे हैं कि और सरकार उनको मुआवजा वगैरह दे रही है। तो ये सब चीज़ें जो हालात जो हैं वो कहीं पे भी ऐसे मैसेज नहीं दे रहे हैं कि कोई हालात सुधरे हैं। और आप शुरू से ही देखिए जो 370 हटाने के बाद आपने जो शक्तियां हुई सबके सामने थी, आपने देश के नेताओं को जाना रोक दिया। अगर नॉर्मल था माहौल तो देश के नेता क्यों नहीं जा सकते हैं? हाँ, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे एमपीज आए थे जी और उनको जम्मू कश्मीर ले जाकर घुमाया गया, लेकिन अपने देश के एमपी जब जाने की कोशिश किए, पत्रकार जाने की कोशिश किए तो उनको श्रीनगर एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया था। जी जब जम्मू ही रोक दिया गया, श्रीनगर तो पहुंचने की बहुत बात की बात थी है। और जब लगातार ये खबरें भी आती हैं कि वहाँ के जो लोकल लीडर हैं वो नज़रबंद हो जाते हैं और नज़रबंद होते रहे। तो अब इस हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो सब कुछ हो गया है? बाकी तो जम्मू कश्मीर अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो मोदी सरकार नई सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक वहाँ चुनाव कराया जाए। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए था। आज पर कितने दिन हो गए आदेश आए हुए? आपने कुछ सुना कि केंद्र सरकार ने कोई उस तरफ कोई उस दिशा में कोई काम किया है? जहाँ तक परसिमन का बात थी है, कॉन्स्टिट्यूंसी परसिमन की, वो सब कुछ हो चुका है। तो क्या उनका काम किया केंद्र सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप स्टेटहुड राज्य का दर्जा वापस करिए, तो अभी तक राज्य के दर्जे के बारे में बात नहीं हुई है। और राज्य का दर्जा के तक आपको सितंबर तक चुनाव करवाने हैं, यानी कि आपको वहाँ की निर्वाचित सरकार को सौंप देना है सरकार बनाने के लिए। तो क्या हो रहा है, कैसे नहीं कर रहे हैं, ये तो 30 सितंबर तक पता लगेगा नॉर्मल कितना नॉर्मल है और कितना स्मूथ मोदी जी वहाँ पर करवा पाते हैं। लेकिन अभी तक तो हालात ऐसे नहीं है। नहीं, आप देखिए जैसा कि आपने ही बताया पहले कि बीजेपी की सरकार लंबे समय से वहाँ कब्जा है उनका, एक तरह से वो चुनावी प्रक्रिया के तहत भी कब्जा रहा है और गैर चुनावी प्रक्रिया के तहत भी उनका शासन रहा है। जम्मू कश्मीर की जो आखिरी सरकार है राज्य की, स्टेट की, जब पूरा जम्मू कश्मीर एक था, वो सरकार भाजपा की गठबंधन सरकार थी। जब महबूबा मुफ्ती के संग गठबंधन टूटा तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। आखिरी सरकार तो बीजेपी की है। तो अगर कुछ कर रही थी बीजेपी तो उस दौरान भी उन्हें कुछ करना चाहिए था, या सिर्फ सत्ता का सुख भोग रही थी और मजे ले रहे थे, मंत्री बने हुए थे। उस दौरान क्या किया वो बताना चाहिए कि सरकार में रहते हुए आपने क्या किया है ना। उससे पहले भी आप सरकारों में वहाँ पे रहे हैं। मगर मोदी सरकार तो जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं आज उसका ठीकरा जो है कांग्रेस पे ही फोड़ती है। जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए दोषी करार देती है, इसके लिए कांग्रेस की तमाम पिछली सरकारों को दोषी करार देती है। आपको क्या लगता है, क्या ये कांग्रेस का दोष है या मोदी सरकार या बीजेपी मामले को संभाल नहीं पा रही है? नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर एक बिल्कुल अलग इशू था। जम्मू कश्मीर
15 अगस्त 1947 को भारत नहीं था। 26 नवंबर 1947 को एक एग्रीमेंट के तहत जम्मू कश्मीर हमारे संग आया। तो शुरू से ही जम्मू कश्मीर की स्थिति बिल्कुल अलग है। उसकी जो भारत संघ जो उसका जो मतलब भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी वहां पर 370 के तहत बहुत सारी चीजें लागू नहीं होती थी। अब आपने 370 हटा दिया, सब कुछ आपको लागू हो रहा है। यानी सब कुछ हो जाना चाहिए था, नॉर्मल हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा ना वो नॉर्मल। 370 हटने के बाद वो सब कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा ना। नहीं, वहां विपक्ष का कहना है कि जो 3 सिविलियंस मारे गए हैं या जिनकी मौत हो गई है, जिनकी लाशें मिली हैं, उनको टॉर्चर किया गया और इसलिए सरकार उनको मुआवजा भी दे रही है। और अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो पिछले 5 साल में जहां 1000 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, वहीं करीब 450 से ज्यादा सुरक्षा बल भी मारे गए हैं और 150 से ज्यादा सिविलियन मारे गए हैं। तो आतंकवाद पे लगाम तो नहीं लगी, आतंकवाद तो जारी है। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहाँ नॉर्मल आप नहीं कह सकते। आज भी आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठ जारी है, यानी हम अभी घुसपैठ को भी नहीं रोक पाए हैं। बहुत सारी समस्या हो सकती हैं लेकिन आप घुसपैठ को नहीं रोक पाए। और अब आपके सामने जिम्मेदारी ये है कि उस स्टेट को जो आप, क्योंकि 26 नवंबर 47 को हमारा अभिन्न अंग तो बन ही गया था ना, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है ना। अब वो अभिन्न अंग जो है वहाँ पर आपको डेमोक्रेसी को कैसे लागू कराना है, जो आप भारत के संविधान कहता है, वो प्रक्रिया के ऊपर बात हो रही है। जो हमारे संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वहाँ पे चुनाव कराकर वहाँ की उसको सरकार सौंप दीजिए। बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार में रही है। वहाँ महबूबा मुफ्ती को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया वहाँ। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी वहाँ विधानसभा बहाल करने में, वहाँ स्टेटहुड देने में, वहाँ की सत्ता वहाँ के लोगों को सौंपने में बीजेपी की कोई रुचि दिखाई दे रही है आपको? नहीं, बीजेपी की रुचि हो या ना हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मजबूरी है। जैसे कि 356 कब तक लागू कर सकते हैं, इसका एक प्रोविज़न है। और आपको हर 6 महीने बाद हर 3 साल बाद आपको सेंट्रल लोकसभा से परमिशन लेनी पड़ेगी 356 बढ़ाने के लिए। तो अब वहाँ तो 5 साल होने आ गए हैं, तो अब आपको स्पेशल प्रोविज़न जो है वो भी एक हद पे ख़त्म हो जाता है ना। वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 356 में अभी हमने कोई फैसला नहीं दिया है, 356 में अभी फैसला बाकी है और 356 खत्म तो करना पड़ेगा ना आपको। तो आपको क्या लगता है, अब जैसे आज क्रिसमस के मौके पे सुप्रीम कोर्ट में एक समारोह में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने भी वहाँ जवानों की हत्या जो हुई है, उनकी किलिंग्स हुई है, उस बहाने उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बातें कही, वहाँ के लोगों के दुख दर्द को बांटा और वहाँ के हालात को लेकर कुछ टिप्पणियाँ की। क्या आपको लगता है वो सरकार को अपना फैसला याद दिलाना चाह रहे थे या उनका इशारा किसी और हो? अपने आप में यही बहुत गंभीर बात है कि चीफ जस्टिस जो है हालिया घटना का जिक्र कर रहे हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी घटना बात है कि वो कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि अभी वहाँ शांति नहीं है। अगर चीफ जस्टिस अगर ये बात जिक्र कर रहे हैं वहाँ के जवानों के बारे में बोल रहे हैं कि उनके याद कर रहे हैं, वहाँ के जो सेना के जवान वहाँ बैठे हुए हैं सीमा पर, तो ये अपने आप में सरकार को समझना चाहिए, है ना। अब आशु जी, मैं इस बातचीत के आखिरी दौर में हूँ, तो मैं ये जानने में ज़रूर रुचि रखता हूँ कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अनुभव है आपको, कि क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले विधानसभा चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में या लोकसभा चुनाव के बाद होंगे? नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव कराना और लोकसभा के संग कराना ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, सरकार को जम्मू कश्मीर के प्रोसेस के बारे में सोचना पड़ेगा कि प्रोसेस पहले शुरू करा देना है, मैसेज देना है, या बिल्कुल चुप बैठे रहना है। और चुप आप बैठ नहीं सकते क्योंकि कोई ना कोई रिट जो है सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी। आप महीने 15 दिन में आप कोई ना कोई आपको सुनने को मिल जाएगा कि 356 पे जाओ। लेकिन आशु जी, ये सरकार जो है
मोदी सरकार, खासतौर से हम कहें या बीजेपी की सरकार कहें या एनडीए की सरकार कहें, ये बार बार ये कहती है कि जो जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं आज भी, वो कांग्रेस की वजह से हैं, नेहरू जी की वजह से हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है या भागना चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए था जो वो नहीं करती दिखाई दे रही है? देखिए साहब, मैं तो आपको एक बात बताता हूँ। पिछले 3 दशक यानी 1996, लगभग 3 दशक, 3 दशक पहले 96 में भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट पे कब्जा कर लिया था। अपने अटल जी ने 96 में पहली बार 13 दिन की सरकार बनाई थी। अच्छा, उस पार्टी की क्या नीति है वो आप इससे समझें। उस 13 दिन में एनरॉन जैसे प्रोजेक्ट को क्लियर किया गया था। ये तो बीजेपी की नीतियों के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन वो 13 दिन, फिर 6 महीने, 6 साल अटल जी के, और लगभग 10 साल इनके। तो इनके 16 साल में क्या हुआ ये तो आप बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे हैं। अभी भी दोषी कौन है जो 1965 में मरहूम हो गए? नेहरू जी। जो 65 में ऊपर चले गए हैं वो नेहरू जी दोषी हैं। और आप पिछले 16 साल यहाँ पे शासन कर रहे हैं, आपने क्या परिवर्तन किया, आपने क्या झंडे गाड़े हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ लोगों को उलझाए रखने की बात है। आपने इन 16 सालों में, 3 दशक में 16 साल आपका शासन रहा है, सेंटर में सब कुछ आपके हाथ में रहा है। 356 कहानी लगनी आप तय कर रहे हैं। आपने बैठ के 370 को हटाया है, आपको तय करना है कि वहां पे कैसे होना है। उसके लिए नेहरू दोषी है। भाई नेहरू ने क्यों किया था, कैसे नेहरू ने लिया था, वो भूल जाइए ना। अब उस इतिहास में जाएंगे तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि अपने जो होम मिनिस्टर साहब थे पटेल जी, शुरू में तो पटेल भी जम्मू कश्मीर के फेवर में नहीं थे, नेहरू के अलावा। पटेल जी तो बाद में बदले ना, जब उन्होंने देखा कि जनमत संग्रह में हम इधर जीत गए हैं जूनागढ़ में और वहां पर, तब उनको लगा कि वहां पर भी हिंदू शासक है तो शायद कुछ होगा, तब पटेल आए थे ना जी। ये तो नेहरू का अपना वो था कि क्यों नेहरू का था, उस पर मैं आज तक बड़ा वो हूँ। क्या नेहरू की सोच ये थी, लोग नेहरू की सोच पर बड़ा कि अगर जम्मू कश्मीर जैसा राज भारत से बाहर चला गया तो भारत की संप्रभुता को खतरा होगा। क्या सोच ये थी, इसलिए वो उसके लिए लगे हुए थे। और आज अगर मैं देखता हूँ पूरी ज्योग्राफी के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से, अगर जम्मू कश्मीर आपके पास नहीं होता तो आप असुरक्षित रहते हमेशा। जो आपका सर था उसके ऊपर किसी दूसरे का शासन होता। अब इतिहास खंगालेंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी और उसको कुरेदेंगे तो बहुत सारी गलतियां और बहुत सारी नाकामियां भी दिखाई देंगी। लेकिन उस समय के वक्त और हालात के हिसाब से जो फैसला उस समय की सरकार को लेना था उन्होंने लिया, और आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये एक हकीकत और सच्चाई है। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली लानी है, लोगों के दिल में एक सपने जगाने हैं, ये काम इस समय मोदी सरकार का है। और हम उम्मीद करेंगे कि मोदी जी इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कोई कदम जरूर उठाएंगे। आशु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजरिया में आज इतना ही। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार।